मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से था, पर मैंने हमेशा ऊंचे ख्वाब देखे थे। मैंने यही सोचा था कि जिंदगी में आगे बढ़ना है, पर मैंने कभी मेहनत करके आगे जाने का नहीं सोचा था। मेरी शुरू से नीयत थी कि मैं किसी अमीर लड़के से शादी करूंगा, पर फिर रफ्ता रफ्ता जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, पढ़ने लगा, तालीम हासिल की, तो मैंने सोचा कि मैं मेहनत करूंगा, नौकरी करूंगा और अच्छी खासी रकम कमाऊंगा, फिर अपना घर बनाऊंगा। तब किसी अच्छे खानदान में शादी हो गई तो ठीक, वरना या गरीब लड़की से ही निकाह कर लूंगा। अपने ख्वाब की तकमील का पहला जरिया पढ़ाई थी, सो मैं पढ़ाई पर ही खूब ध्यान देता। शाम को देर तक यूनिवर्सिटी में रहता था। एक दिन मौसम आबुद आलूद था, सख्त बारिश शुरू हो गई थी। मेरे निकलते निकलते 5 मिनट में बारिश इतनी तेज हो गई कि रास्ते में मैं पूरा भीग रहा था। तभी मेरी नजर दरख्त के किनारे खड़ी एक दिलबर हसीना पर पड़ी। मैंने देखा वो खुद को बचा रही थी, छुपा रही थी। मेरे पास गाड़ी होती तो मैं जरूर इसको लिफ्ट देता, पर उस वक्त वो बहुत ज्यादा मुसीबत में लग रही थी। मैंने देखा लड़की की चादर तकरीबन भीग चुकी थी। अगर थोड़ी देर वो और वहां खड़ी रहती तो यकीनन इसके सारे कपड़े और किताबें भी भीग जाती। तभी मैंने सोचा कि मैं जाकर एक बात पूछ लेता हूँ, शायद उसकी कोई मजबूरी हो। मैं करीब गया तो लड़की बहुत ज्यादा परेशान थी, उसकी सांसें फूली हुई थी। बोली कि आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने देखा वो मेरी क्लास की ही लड़की थी। ये तो अच्छी खासी अमीर थी, अपनी गाड़ी में आती थी, फिर क्या हुआ? मैंने पूछा कि आप यहाँ कैसे? बोले कि अगर तुम मुझे मेरे घर पहुंचा दो, बड़ी मेहरबानी होगी। आज बारिश की वजह से पापा मुझे लेने नहीं आए। इसका नाम आईना था। मैंने कहा अगर मुनासिब समझो तो मेरी बाइक पर बैठ जाओ। लड़की बड़े सलीके वाली थी। इसने गुनाह के फासले मेरे और अपने दरमियान रखा, दरमियान में अपना बैग रखा और हल्का सा मेरा कंधा पकड़कर बैठ गई। वो लम्हा मुझे बड़ा हसीन लगा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बारिश भी तेज हो रही थी। लम्हा ब लम्हा तेज होती बारिश में मैं उसे अपनी बाइक पर बिठाए गीली सड़क पर बाइक को तेज रफ्तारी से बढ़ाता जा रहा था। उसकी हल्की हल्की आवाज मेरे कानों में पड़ रही थी। वो मुझे रास्ता बताती और मैं बाइक इस तरफ मोड़ देता। शायद ये उसके बैठने की वजह से था कि आज मैं बाइक मामूल से ज्यादा रफ्तार पर चला रहा था। तकरीबन थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक खुली सी कुशादा गली आ गई, जिसमें उसने उतरने का कहा। मैंने देखा वो बहुत शानदार घर के सामने उतरी थी। जैसे ही वो बाइक से उतरी, खुद को संभालते हुए दरवाजे के करीब जाकर खड़ी हुई। वो अपना वजूद छुपा रही थी, काफी भीग चुकी थी। मैंने नजरें झुका ली। कहने लगी कि आपको मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। तभी इसने घर की बेल बजा दी। एक काम वाली बाई आई। उसने जल्दी से उसे चादर लाने को कहा। काम वाली चादर लेकर आ गई। लड़की ने खुद को अच्छी तरह लपेटा और बोली चलिए जल्दी से अंदर जाएं। मैंने इससे लाख माजरत करना चाही, पर वो एक सेकंड के लिए भी मुझे छोड़कर अंदर जाने को तैयार नहीं थी। बोले कि आप जरूर मेरे साथ चलेंगे, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। मैंने सोचा अगर इतना जिद ही कर रही है तो मैं इसके अम्मा अब्बा से मिल लेता हूँ। मैं नजरें झुकाए घर के अंदर दाखिल हुआ। सच बात है कि मैं इस लड़की पर बिल्कुल भी बुरी नजर रखे हुए नहीं था। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुआ, लड़की ने मुझे अपने बाप भाइयों और यहाँ तक कि अपनी माँ से भी मिलवाया। ये सब लोग डाइनिंग रूम में बैठे हुए थे। मैं नजरें झुकाए इन सब के बीच बैठ गया। जाहिर है इन सबको मैं एक शरीफ लड़का मालूम हुआ था। सब लोग मुझे देखकर मुस्कुरा भी रहे थे, शायद कि उनको मैं बड़ा ही अनोखा लगा था। खैर से लड़की के बाप का रवैया कुछ अच्छा नहीं था। लड़की के बाप ने मुझे कुछ पैसे देना चाहे और कहा कि अब तुम चले जाओ, काफी देर हो गई है। मुझे यह बात बहुत बुरी लगी। मैंने कोई इसे पैसों के लिए तो इसके घर नहीं छोड़ा था। खैर मैं घर से बाहर निकल आया। वो लड़की अपनी माँ की वजह से मुझे बाहर खुदा हाफिज भी कहने नहीं आई। उसका नाम आईना था। बड़ी खुश इखलाक लड़की थी, पर आज जाने क्या हुआ। आईना की माँ ने भी शायद ये बात पसंद नहीं की थी कि वो मुझे अपने घर लेकर गई थी। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी थी। बहरहाल मैं वापस अपने घर आ गया। घर आकर वापस वो लम्हे ना जाने क्यों बड़ी शिद्दत से याद आ रहे थे। उसमें कुछ था जो कि शायद मेरे दिल को लग गया था। फिर सोचा कि खामखा मुझे वहम नहीं करना चाहिए। पर अगले दिन यूनिवर्सिटी गया तो वो लड़की आईना लाइब्रेरी में मेरे पास आकर बैठ गई और बोली मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं समझ गया था कि मेरी जिंदगी का वो बाब शुरू हो गया है। फिर ऐसा ही हुआ। इसने मुझसे अपनी पसंदीदगी का इजहार कर दिया।
बोली कि मुझे तुम जैसे बहादुर और गैरतमंद लड़के ही का जिंदगी में इंतजार था। मैंने किसी के साथ कभी कोई बातचीत नहीं की, यहाँ तक कि किसी लड़के की किसी फजूल बात का जवाब नहीं दिया। मैं एक अच्छे बाकिरदार लड़के की तलाश में थी। अम्मा अब्बा ने मुझे आज़ादी और इख्तियार दे रखा है। अगर मैं चाहूँ तो किसी भी लड़के से शादी कर सकती हूँ, पर मुझे लड़कों से दोस्ती करने की इजाज़त नहीं। मुझे आयना की यह बात बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा, बिल्कुल, मैं भी ऐसा ही हूँ। मैं अपनी अम्मा से बात करूंगा, वो भी तुम्हारे अम्मा अब्बा से बात कर लेंगे। अगर हम दोनों का रिश्ता पसंद आया तो फिर बात पक्की कर लेंगे। चंद लम्हों में हमने इतनी सारी बातें कर ली थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि इसका चेहरा भी खुशी से धमक रहा था। बहरहाल वो दिन बहुत खुशगवार था। मैं घर पहुंचा। मैंने अम्मा को सारी बात बताई, मगर इसने भी अपने अम्मा अब्बा को सारी बात बता दी थी। पर अगले दिन मुझे अफसोसनाक खबर सुनने को मिली कि आयना के वालिदैन ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि मैं ये गरीब खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। ये बात मुझ पर तो जैसे बिजली की तरह बनकर गिरी थी। पर खुदा का शुक्र, मैंने आयना के साथ इतना दिल नहीं लगाया था कि उसे भूलने में मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल होती। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया, पर आयना ने अपने घर वालों से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उसके अब्बा भी मान गए। कहा कि ठीक है, पहले हम लड़के को माशी तौर पर सेट करेंगे, क्योंकि फिलहाल वो कोई अच्छी नौकरी नहीं कर रहा। जब तक इसकी अच्छी नौकरी नहीं होगी तब तक वो बहुत मुश्किल में रहेगा और तुमको भी खुश नहीं रख पाएगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी जिंदगी अच्छे से गुजरे तो तुम्हें चाहिए कि एक अमीर लड़के से शादी करो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो हम तुम्हारे पसंद किए लड़के को अमीर करने की कोशिश करेंगे। इसके माँ बाप की ये बात इसे अच्छी लगी थी। इसके भाई ने मुझे एक दिन अपने घर बुलाया। मुझे यह बात बड़ी अजीब लगी कि घर में और कोई भी नहीं था। लड़के का नाम अजीज था। अजीज मुझसे कहने लगा कि हम तुम्हें दुबई भिजवाएंगे, वहां जाकर तुम कुछ अर्सा नौकरी करोगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें पढ़ाई छोड़ना होगी। मैंने कहा, मेरी पढ़ाई मुकम्मल होने में 6 महीने रह गए हैं। मैं पढ़ाई मुकम्मल करके दुबई नौकरी करने जा सकता हूँ। उन्होंने कहा कि सारा खर्चा हम उठाएंगे, बस तुम्हें दुबई के लिए रवाना होना होगा, लेकिन इस दौरान शर्त यह है कि तुम आयना से एक भी बात नहीं करोगे और न ही इसकी तरफ राह व रस्म बढ़ाने की कोशिश करोगे। हमें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। अगर तुम मुझसे मुखल्लिस होकर शादी करना चाहते हो तो बेहतर है कि तुम इससे दूर रहो। मैं भी खुश हो गया। मैंने कहा, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। और फिर मैंने अगले कुछ दिन आयना को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। मैंने आयना को साफ बता दिया कि जब तक मैं नौकरी करके तुम्हारे काबिल नहीं बन जाता तब तक मैं तुमसे कोई भी बातचीत नहीं करूंगा। आयना भी इस बात पर खुश हुई, बोले कि जरूर ऐसा ही करो, लेकिन मुझसे 2-4 बातें दिन में लाजमी कर लिया करो। तुम्हारे बगैर अब मेरा दिन नहीं कटता। मैं पढ़ाई में और ज्यादा मसरूफ हो गया। आयना की हर बात का भी जवाब देता और जो भी वो कहती मैं करता था। मगर 6 महीने कैसे गुजरे मैं तो कुछ जानता ही नहीं। 6 महीनों के बाद मुझे अजीज भाई ने दीनी का वीजा और टिकट वगैरह सब मेरे हाथ में थमा दिया। मैं बहुत हैरान हुआ। जाहिर है आयना के खानदान वाले बहुत ताकतवर असर रसूख वाले थे। इस बात की मुझे खुशी भी थी, अगरचे मैं ये चाहता था कि मेरी शादी ऐसी ही लड़की से हो, पर मैंने इसके लिए कोशिश नहीं की थी। मैंने दुबई का टिकट लिया, अम्मा को सारी बात बताई। अम्मा बहुत खुश हुई, कहने लगी, बेटा ये लड़की तुम्हारे लिए बहुत खुशकिस्मत साबित होगी। इसे तुम्हारे रोजगार की अभी इसे फिक्र है। इसके घर वाले भी तुम्हारे साथ मुखल्लिस हैं। अब जो भी होगा तुम बहुत अच्छे से मेहनत करना, दिल लगाकर काम करना, इन लोगों को मायूस मत करना। मेरी माँ ने मेरा भरपूर साथ दिया था, पर मैं क्या जानता था आगे मेरे साथ क्या होगा। दुबई एयरपोर्ट पर जब मैं उतरा, मेरा इस्तकबाल एक आदमी ने किया। एक आदमी ने वाजा कुत्ता से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसने गले में चैन पहनी हुई थी, जबकि गाल सुर्ख थे। लगता था जैसे अभी खून बह जाएगा इसके गालों से। इसकी आंखों में भी लाल डोरे थे। इसे देखकर तो मैं डर ही गया था। लिबास भी कुछ खासा मजहब नहीं था। उसने मुझे साथ लिया, बिना कोई बात किए एक होटल में आ गया था। होटल तो बड़ा ही शानदार था, हर तरह की सहूलत मौजूद थी, पर पता नहीं मुझे यहाँ कब तक रहना था। उस आदमी ने मुझे कहा कि थोड़ी देर तक खाना आ जाएगा, तब तक तुम फ्रेश हो जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी भी बता दूंगा। कल से तुमने एक औरत के साथ काम करना है। ये सुनकर मैं हैरान हो गया था।
भला एक औरत का काम करने के लिए किसी औरत को ही रखा जाता है, मुझे क्यों बुलाया? फिर सोचा कि शायद यहाँ पर जदीद किस्म के लोग होते होंगे, मॉडर्न और फैशन वाले, इनको इन बातों से फर्क नहीं पड़ता होगा। मैं खामोशी से अगले दिन का इंतजार करने लगा। खाना लजीज था, खाते ही मुझे नींद आ गई। अगली सुबह मेरी आंख खुली, मैंने फजर की नमाज पढ़ी और बाहर आ गया। वो आदमी थोड़ी ही देर के बाद आया, कहने लगा कि अब तुम्हें मेरे साथ फैक्ट्री में चलना होगा। मैं इसके साथ वहां से निकल पड़ा। हम एक गाड़ी में बैठकर तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर एक वीरान की फैक्ट्री में पहुंचे थे। इस फैक्ट्री में काफी सारे मजदूर काम कर रहे थे। मैं हैरान था कि इतनी आला पढ़ाई करने के बाद मैं यहाँ एक मजदूर की हैसियत से काम करूंगा। मुझे यह बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। बहरहाल मैंने एतराज नहीं किया, क्योंकि मुझे मेरे ससुराल वालों ने ही यहाँ भेजा था और जाहिर है जहाँ वो अपनी बेटी देना चाहते थे, इसके बारे में वो गलत सोच भी कैसे सकते हैं। मैंने सोचा कि शायद यहाँ मजदूर की हैसियत से काम करूंगा, पर मुझे हैरत इस वक्त हुई जब वो आदमी मुझे फैक्ट्री के ऊपर वाले फ्लोर पर ले गया। यहाँ पर कुछ कमरे बने हुए थे। मैंने देखा ये कमरा बहुत ही खूबसूरत था। इसमें रेशमी बिस्तर भी बिछे हुए थे, जबकि पर्दे भी रेशमी थे, और कमरे में खद आदम आईना था। उस आईने को देखकर लगता कि यहाँ पर वाकई किसी औरत की रिहाइश है। शीशे के सामने छोटा सा टेबल था, जिस पर मेकअप की चीजें और मुख्तलिफ किस्म की परफ्यूम रखे हुए थे। मैंने वो देखा, ये किक करके देखने लगा। ये किसी औरत का ही कमरा मालूम होता था, पर वो आदमी मुझे बिलावजह यहाँ छोड़कर चला गया। मैं हक्का बक्का होकर इधर उधर देख रहा था। मैंने आईना को कॉल मिलाई, पर इसका नंबर बन जा रहा था। मुझे बड़ी परेशानी हुई थी। मैं इसे किसी भी तौर पर राबिता करना चाहता था। मैंने आईना की एक सहेली से राबिता किया, तो उसने मुझे आईना का दूसरा नंबर दिया। मेरी आईना से बात हुई तो वो बहुत खुश लग रही थी। कहने लगी कि मेरे भाई ने मुझसे मेरे पहले मोबाइल का नंबर लेकर अपनी अलमारी में रख दिया है। वो चाहते हैं कि जब तक तुम कुछ बन नहीं जाते हम बात भी नहीं करें। दरअसल मेरे भाई बुरे नहीं हैं, वो मेरी हिफाजत करना चाहते हैं। देखो ना, उन्होंने तुम्हें भी तो वहाँ भिजवाया है ताकि तुम काम करके अच्छा रोजगार कमाओ और हमारी शादी हो सके। मैं क्या जानता था कि किस्मत मेरे साथ कितनी बेरहम होगी। आईना से फोन पर बात करके थोड़ी ही देर गुजरी थी कि कमरे में एक आदमी दाखिल हुआ। कहने लगा कि मैं तुम्हें इसकी नवीद समझाऊंगा, अब तुम्हें सुबह से अपना काम जारी रखना है। मैंने कहा, जी जरूर बताइए। मैं अपने काम में कोई कोताही नहीं करूंगा, बल्कि बस तुम्हें इस कमरे में ही जो काम करना होगा। मैं हैरान हो गया कि एक औरत के कमरे में मेरा क्या काम। बोला कि ये फैक्ट्री के मालिक की बीवी का कमरा है। फैक्ट्री का मालिक अक्सर यहाँ ही रहता है, इसीलिए वो ये चाहता है कि इसकी बीवी के कमरे में इसे किसी किस्म की शिकायत न मिले। तुम्हें इस कमरे की अच्छी तरह से सफाई करना है, और सफाई के बाद यहाँ पर तुम्हें जो भी हुक्म दिया जाए वो बेहालाना होगा। मैं कम उम्र था, शरीर बदन वाला भी था और दुबला पतला, भाग दौड़ कर काम भी कर लेता था। तभी मैंने इसके कमरे का जायजा लिया। वहां तो सफाई के काबिल कुछ था ही नहीं। मैंने कहा कि मेरी तनख्वाह कितनी होगी। बोला, तुम्हारी तनख्वाह 3 लाख रुपए पाकिस्तानी होगी। मुझे हैरानगी इस बात की हुई थी कि मैं कैसे यहाँ पर सिर्फ छोटा सा काम करने के 3 लाख रुपए ले सकता हूँ। फिर ये सोचकर मुतमईन हो गया कि शायद बाहर के मुल्कों में मामूली कामों की तनख्वाह भी इतनी ही होती होगी। मैंने कमरे का जायजा लिया था। ये किसी खूबसूरती औरत ही का कमरा लगता था, पर थोड़ी देर के बाद जब वो औरत कमरे में दाखिल हुई, मैं इसे देखकर हक्का बक्का रह गया था। वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। मोटी जिसामत वाली एक काली सी औरत। इसे देखकर मेरे दिल में थोड़ी बहुत जो ख्यालात इस औरत के बारे में आए थे वो भी दम तोड़ गई। वो अंदर दाखिल होते ही मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, ये तो पहले से ही बेवकूफ लगता है, इसे बेवकूफ बनाने का क्या जरूरत है। मुझे देखकर वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराई और फिर बेड पर लेट गई। इसका बेहजम जिस्म पूरे बिस्तर पर फैल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे रूही के गाले में चिमगाड़ गिर गई हो। कहने लगी कि लड़के जल्दी करो, वो तेल लेकर आओ और मेरे पाँव की मालिश करो। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी थी। मैंने कहा कि माफ कीजिए, मैं तो यहाँ पर कमरे की सफाई करने आया था।
कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बात करने की। उसने फौरन ही एक बटन पर हाथ रखा। एक आदमी कमरे में हाजिर हुआ। उस औरत ने आदमी को इशारा करते हुए कहा, ये तुमने कितना नालायक आदमी यहाँ लाकर रखा है। उसने मुझे पैरों की मालिश करने से इनकार कर दिया है। उस आदमी ने मुझे सख्त घूर कर देखा और बोला, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें हर किस्म के हुक्म की तकमील करना होगी। मैं इस औरत के पांव दबाने लगा। मजबूरी थी, मुझे सख्त गुस्सा भी आ रहा था। इतना पढ़ लेकर मुझे यह काम करना पड़ रहा था। खैर, मैंने इस औरत की हर बात मानना शुरू कर दी। पर अभी एक हफ्ता ही गुजरा था, मेरे साथ एक अजीब वाकया हुआ जिसने न सिर्फ मुझे परेशान कर दिया बल्कि मेरी किस्मत की काया भी पलट कर रख दी थी। मैं उस औरत के साथ कमरे में ही मौजूद था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने यूनिफॉर्म में एक आदमी खड़ा था। पूछने पर मालूम हुआ कि वो एक पुलिस वाला था। उसको देखते ही औरत चिल्लाने लगी, बोली कि ये लड़का मुझे तंग करता है। सुबह शाम में तो इस फैक्ट्री में मामूली से मुलाजिमा हूँ, पर यह हर वक्त मेरे कमरे में आकर मुझे तंग करने की और मेरी तन्हाई का फायदा उठाने की कोशिश करता है। औरत का साथ देने के लिए 2-3 और आदमी भी आ गए। मैं उन्हें देखकर परेशान था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जरूर ये लोग कोई जानबूझकर साजिश कर रहे होंगे। मैंने इस पुलिस वाले को देखकर घबराने के बजाय बड़ी तहमील मिजाजी से जवाब दिया, जनाब, मैं तो यहाँ एक मुलाजिम की हैसियत से आया हूँ। अगर आपको मेरी किसी भी बात पर शक है तो आप यहाँ पर लगे कैमरों को चेक कर सकते हैं। मेरी बात सुनकर वो पुलिस वाला कुछ मुतासिर भी हुआ था। मेरे चेहरे पर सच्चाई के आसार थे। कहने लगा कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ सवाल जवाब करने हैं। वहां से वो लोग मुझे मुकामी जेल में ले गए। मुझसे तफ्तीश हुई। मैंने हर बात का हर सवाल का जवाब दिया। साथ ही साथ मैं इस बात पर भी जोर दे रहा था कि यहाँ तो इंसाफ का बोलबाला है। मेरी ऐसी कोई हरकत हो जो आपके रिकॉर्ड में लाई गई हो, आप मुझे सजा दे सकते हैं, पर यह सरासर इल्जाम है। मुझे उस औरत की खिदमत के लिए वहां रखा गया था। उन लोगों ने मुझ पर कोई सजा तो नहीं लगाई, न ही मुझे जुर्माना किया। मुझसे कहा कि अब तुम्हें वापस पाकिस्तान जाना होगा। इस बात पर मैं बहुत परेशान हुआ था। इन दिनों तो मेरा आईना से भी राबिता नहीं हो रहा था, जबकि वो औरत वो तो खुद बहुत करंट किस्म की थी कि एक सेकंड भी चैन से रहने नहीं देती थी। कभी मुझसे अपने कपड़े इस्त्री करवाती तो कभी कोई काम कह देती। मैं पूरा दिन इसकी खिदमतों में लगा रहता था, यहाँ तक कि मैं पाकिस्तान वापस आने के लिए एयरपोर्ट पर आ गया। आते हुए मुझे इस लाल गालों वाले आदमी ने बताया, बड़े खुशकिस्मत हो जो तुम इस केस से बच निकल गए हो, वरना तो जिन लोगों ने तुम्हें फंसाने की कोशिश की थी वो तो तुम्हें कभी भी पाकिस्तान की हवा न लगने देते और तुम्हें सारी जिंदगी यहाँ जेलों में सड़ना पड़ता। जानते हो कि यहाँ पर इस जुर्म की कितनी बड़ी सजा है। तुम पर और भी कई जुराइम लग सकते थे अगर ये जुर्म साबित हो जाता। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे यहाँ नौकरी पर भेजने वाला भला मेरे खिलाफ साजिश क्यों करेंगे? बोला कि ये तो मुझको नहीं मालूम, पर इन लोगों ने तुम्हारी नौकरी मजदूर के तौर पर लगवाई थी और तनख्वाह गलत लिखवाया। अगर तुम्हें इस बात पर आमदा किया कि तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ आकर उन्होंने मुझे ही हिदायत की थी कि तुम्हें किसी केस में फंसना है, तुम्हारी किस औरत के साथ नाजिबा तस्वीर लेने हैं, वगैरह वगैरह। वो तस्वीर तो मैंने उन्हें भेज दी, बाकी बातों का मुझे नहीं पता। तुम्हारा एतमाद और तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें बचा लिया, वरना अगर तुम इस औरत के साथ जरा भी कुछ करते तो इस बात का सबूत पैदा हो जाता जो मिटाना मुश्किल होता। तुम बड़े खुशकिस्मत हो। मैं वहां से जब खाली हाथ लौटता तो सारे रास्ते में यही सोचता रहा कि ऐसा कैसे मुमकिन है, मुझे अजीज भाई ने इतना बड़ा धोखा दिया हो ही नहीं सकता। लेकिन जब मैं पाकिस्तान पहुंचा तो इन लोगों ने चेहरे की नागवारी देखकर इस बात का इल्म हो गया था कि मुझे यकीनन वहां पर सिर्फ और सिर्फ जेल में कैद करवाने की खातिर ही भेजा जा रहा था। पर खुदा का शुक्र कि इनकी चाल नाकाम हुई और मैं यहाँ बखैर व आफियत पहुंचने में कामयाब हो गया। पर मेरी जिंदगी से मेरी मोहब्बत जा चुकी थी। ऐना के भाइयों ने उसे खूब भड़काया कि मैं वहां जाते ही अपनी औकात भूल गया हूँ और एक औरत के साथ इसकी दौलत देखकर उससे शादी करने के वादे कर रहा हूँ। मेरी 2-3 तस्वीर जो कि इस औरत के पाँव की मालिश करते हुए उतारी गई थी, बेचारी आईना को दिखाकर मुझसे बदजिन किया गया। यह सब उसके भाई की चाल थी। जाहिर है उसका भाई भी पढ़ा लिखा चालाक शातिर आदमी था। वो अपना दामाद किसी ऐसे शख्स को क्यों बनाता जिसके पास अपने और अपनी माँ के खाने के पैसे भी नहीं थे।
वो उसे उसके टुकड़ों पर क्यों पालता। मैंने मजीद उन लोगों से उलझना मुनासिब नहीं समझा। मैं जानता था मैंने ऐसा किया तो यकीनन आईना के भाई मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा था और मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता था। जाहिर है एक लड़की की खातिर अपने अम्मा अब्बा को तो छोड़ने से रहा। मैंने उसकी मोहब्बत के हिस्से को हमेशा के लिए बंद कर दिया और उसे किसी किस्म की वजाहत नहीं दी। उसकी एक करीबी सहेली ने मुझे ये सारी तफसीलात बता दी थी और यूं मैंने उसे अपने नसीब का लिखा समझकर कबूल कर लिया था। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलता है अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।